नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लॉयर चैम्बर से। और आज मैं आपको बता दूं कि करनाल के हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में अब जो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक हैं, उनके जो वकील हैं दीपक वढेरा, आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कुछ वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, क्या कोई ऑडियो रिलीज़ की जाती है या महज कुछ अपना पक्ष देने के लिए ये लोग सामने आए हैं, ये देखना होगा। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल के लॉयर चैम्बर से आप देख रहे हैं, जहां पर अब प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया, उनकी ओर से जो वकील हैं दीपक वढेरा, वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं ये आज देखना होगा। क्योंकि इससे पहले जो महिला के वकील हैं भूपेंद्र सिंह राठौर, वो भी कई बार मीडिया के सामने आ चुके हैं। जो महिलाएं मीडिया के सामने आई हैं, कई उन्होंने ऑडियो अभी तक रिलीज़ की हैं। क्या कुछ यानी कि अब उसके जवाब में ये कहते हैं, क्या कोई ऑडियो रिलीज़ की जाती है या अब कोई पक्ष देने के लिए लोग सामने आए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लॉयर चैम्बर से। दीपक वढेरा है, एडवोकेट है, वो साथ जुड़ने जा रहे हैं। जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वो। आप ही करें, और तो नहीं आ रहा ना कुछ। हाँ जी, और तो नहीं आ रहा ना। आपने ही संबोधित करना है ना, बताइए सर। एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर। काफ़ी अरसा सिंह की तरफ से ये मांग आ रही थी कि अजय भाटिया साहब की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है इस केस के बारे में, और बार बार उनकी तरफ से ये भी मांग आ रही थी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच एजेंसी जो सी है पहले दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, जांच पहले क्यों कर रही है और बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी, कानून के अंदर प्रावधान शिकायतकर्ता की शिकायत के ऊपर इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करने का है, जिसके ऊपर शिकायतकर्ता की जैसे ही शिकायत आई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी 6 जुलाई को। लेकिन हमारे कानून के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद इमीडिएटली एक्यूज पर्सन्स को अरेस्ट किया जाए। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत के अंदर जांच अधिकारी ये महसूस करता है कि इसके अंदर सत्यता है या नहीं है, जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो दोषीगण निर्दोष भी हो सकते हैं, तो वो पहले जांच करते हैं और कहीं पर अगर सत्यता मिलती है फिर उसके बाद गिरफ्तारी होती है। मेरा आपको बुलाने का मकसद यहीं पर यही था कि आज तक जो जांच चल रही है, पहले करनाल पुलिस वाले जांच कर रहे थे, अब जांच जो है कैथल के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। सर मास्क थोड़ा कर देंगे नीचे। कैथल के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है। जांच कैथल के अंदर हो, पानीपत के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो, कहीं पर भी हो, हम उसकी जांच के लिए तैयार हैं। मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ये केस है क्या, मैं आपको थोड़े से इस केस के अंदर फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि केस कहाँ से शुरू हुआ। 8 जून 2020 को शिकायतकर्ता जो इस रेप केस की हैं, उन्होंने स्कूल में आकर अपने आप को प्रिटेंड किया कि मैंने सल्फास की गोलियां खा ली हैं, जिसके आधार के ऊपर इमीडिएटली पुलिस कॉल की गई और पुलिस ने उस महिला को फिट कंडीशन के अंदर घर पे भिजवा दिया। 9 जून को अगले दिन ही वो अजय भाटिया जी के घर पर अपने पति के साथ फोर्सिबली एंटर होके उसने वहाँ पर जाके बवाल किया, जिसके मुतल्लक 9 जून को अजय भाटिया जी की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई और महिला ने भी 9 जून को स्कूल के कुछ एम्प्लॉयज़ के खिलाफ शिकायत पुलिस को दी। गौरतलब यह है कि उस शिकायत के अंदर वो उसकी अपने हाथ की लिखी हुई शिकायत है, शिकायत की कॉपी मेरे पास है। उस शिकायत के अंदर उसने कहीं पर भी सेक्सुअल हैरासमेंट के बारे में कहीं पर भी कोई दोष नहीं लगाए। उसने यद्यपि ये लिखा कि मुझे मेरे जो को एम्प्लॉयज़ हैं, जो कलीग्स हैं, वो मानसिक यातनाएं देते हैं। उसके अंदर कहीं पर भी सेक्सुअल हैरासमेंट का कोई भी रेफरेंस नहीं आया। जो वाकया इसके अंदर शिकायतकर्ता बताती है कि वो 15 मार्च 2018 को शायद स्कूल के अंदर पोस्टेड हुई थी एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और उसके 1 महीने बाद का वाकया बताती है, फर्स्ट एपिसोड। मैं आपको सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि बलात्कार एक जघन्य अपराध है। जिस किसी भी औरत के साथ, जिस किसी भी महिला के साथ होता है,
उसके मस्तिष्क में तारीख, वक्त और स्थान अंकित हो जाता है। अपनी कंप्लेंट के अंदर वो कहीं पर भी तारीख नहीं बताती है कि मैं किस तारीख को वहाँ पर गई और क्यों गई। उसके बावजूद भी 15,000 रुपये महीने की नौकरी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लुक्रेटिव जॉब नहीं है, 15,000 रुपये की नौकरी है। और ऐसा जो है उनके पति भी जो हैं वो सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक हैं, संपन्न परिवार है। उसके बावजूद भी, इतना जघन्य अपराध होने के बाद भी कॉन्टिन्यूसली वो स्कूल के अंदर कार्य कर रही हैं। सेकंड एपिसोड नवंबर 2018 का, जिसके अंदर गैंगरेप वगैरह के एलिगेशन है, उसके अंदर भी गौरतलब यह है वो कहीं कोई तारीख नहीं बताती है। एक महिला जिसके साथ जिस स्थान पर पहले कोई जघन्य अपराध हो गया, 6 महीने बाद उसी स्थान पर बिना बुलाए उसी स्थान पर जा रही है और वहाँ पर वो कहती है कि मेरे साथ 2 व्यक्तियों ने रेप किया। और जिस तरीके से वो वर्णन बताती है कि मैं दीवार पे मेरा सिर लगा, कोई चोट भी लगी होगी, कोई इंजरी भी लगी होगी, कहीं पर कोई मेडिकल नहीं है उसके मतलब, उसमें भी वो कोई तारीख कहीं पर भी कोई नहीं बताती है। और उसके बाद भी वो स्कूल के अंदर कॉन्टिन्यूसली जॉब कर रही है। महज 15,100 रुपये की नौकरी है, महिला पढ़ी लिखी है, शिक्षित है। कि क्या सिर्फ एक यही इंस्टीट्यूशन रह गया था कि जहाँ पर इतना जघन्य अपराध उसके साथ हुआ और उसके बावजूद भी क्या मजबूरी थी कि वो वहीं पर जॉब कर रही है? ये जांच के विषय हैं। उनके दरख्वास्त के अंदर जो सारी बातें 11 पेज की वेल ड्राफ्टेड एप्लीकेशन है और आई पर्सनली फील इट कि ये किसी लीगल माइंड पर्सन्स ने के हाथों ड्राफ्ट की हुई है। उसके अंदर 4 से 5 फिक्रे जो हैं, जो 2 साल पहले वो कहती है कि मुझे ये मिस्टर भाटिया ने बोले, वो एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रही है। 2 साल पहले के 5-6 लाइनों के एग्जैक्ट हिंदी के वर्ड्स उसको याद हैं, तारीख याद नहीं है उसको, वो तारीख याद नहीं है। वो अपना स्पष्टीकरण ये नहीं देती है कि मैं स्कूल के अंदर इसके बावजूद भी जॉब क्यों करती रही हूँ, कि क्या ऐसी मजबूरी थी। अपनी दरख्वास्त के अंदर वो कहती है कि मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को अपनी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया। सुप्रिटेंडेंट साहब ज़्यादा नज़दीक हैं कि उनका पति उनके ज़्यादा नज़दीक है। आज वो अपने सारे समाज उनका साथ चल रहा है। पहले समाज कहाँ था? जब 5 जुलाई को उनके अगेंस्ट एक FIR नंबर 238 दर्ज होती है, तब उसके बाद अगले दिन 6 जुलाई को वो गैंगरेप का एक मनगढ़ंत कहानी लेकर जो प्राइमा फेशी महसूस होता है कि झूठी बात है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस आधार पे जो 11 पेज की 12 पेज की जो है अंग्रेज़ी के अंदर लिखी हुई दरख्वास्त दे रही है, जिसके अंदर कोई तारीख नहीं है। जब ये दरख्वास्त दी गई तो जांच अधिकारियों ने जब उनको सारी शामिल तफ्तीश किया तो ये महसूस किया कि ये जो तथ्य इसके अंदर बता रहे हैं वो हो सकता है कि तथ्य जो हैं असत्य हों, कि कहीं पर हम निर्दोष व्यक्तियों को पहले गिरफ्तार करके अंदर भेज के एक सोशल स्टिग्मा ना दें, पहले जांच कर ले इस मुकदमे की। अगर फिर भी कहीं पर उनके खिलाफ कहीं कोई सबूत मिलते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति जो हैं यहीं के करनाल के रहने वाले हैं, दूसरे भी क्लास 1 ऑफिसर हैं। कोई ऐसा कुछ विषय नहीं है कि दे एब्सकॉन्ड कहीं पर भाग जाएंगे। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, आप लोग सब समाज सेवा का कार्य करते हैं, इस कार्य करने के दौरान हमारे और आपके खिलाफ भी कई बारी दरख्वास्तें आती हैं। क्या हमारा कानूनी अधिकार नहीं है कि हम उन दरख्वास्तों के ऊपर ये कहें कि पहले जांच कर लें, अगर हमें दोषी पाते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लें। अमूमन काफ़ी आती हैं दरख्वास्तें, जो पिछले साल जैसे SP साहब ने बताया कि 59 केसेस रेप केसेस रजिस्टर्ड इसी साल की रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 22 में इमीडिएटली गिरफ्तारी हुई और बाकी जो हैं एक आधा अनट्रेस किया है और बाकी के अंदर जो उनसे कैंसिलेशन रिपोर्ट गई है। अगर वो महिला जिसके साथ पहले जघन्य अपराध जिस दिन हुआ तब उसके पास मेडिकल एविडेंस भी होता, अगर ये वाक़या हुआ होता तो वो इमीडिएटली अगर पुलिस अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करती, मेडिकल करवाती, तो मैं महसूस करता हूँ कि शायद तब इमीडिएट अरेस्ट जरूर होगी होती। अगर एक दरख्वास्त के अंदर पुराना डेट 2.25 साल का वाक़या बता रहे हैं और जो जांच का विषय है, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त है कि हम बार बार आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सुनता आया हूँ कि
पुलिस जो है दोषीगणों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। करनाल की पुलिस भी बहुत निष्पक्ष रूप से जांच कर रही थी। अब कैथल चली गई है, कैथल के अंदर भी निष्पक्ष रूप से जांच होगी। अगर इसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज हुई 6 जुलाई को, अगर कहीं पर उनको महसूस हो रहा था कि करनाल पुलिस जो है जांच नहीं कर रही है, आईजी साहब हैं, डीजीपी साहब हैं, अदालतें हैं, हाई कोर्ट हैं, दे कुड हैव गॉन टू देयर कि भी हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रही है, इट शुड बी ट्रांसफर्ड। अब ट्रांसफ़र हो गई है। ट्रांसफ़र होने के बाद मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच के अंदर सहयोग दें। अगर जांच के अंदर कोई दोषी है, 100% है कि जांच एजेंसी उसको नहीं बख्शेगी। और कहीं पर अगर आरोप लगाए गए निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ भी 182 आईपीसी के तहत पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है। मैं कल रात को भी आप ही के सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति के खिलाफ भी एक दरख्वास्त आई हुई थी, तरावड़ी के किसी दी हुई थी। उस दरख्वास्त के अंदर भी अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है बगैर जांच किए हुए, 2-4-6 महीने रह जाते, उसके 2-4-6 महीने कौन लेके आएगा ज़िंदगी में वापस। एक छोटा सा मैं आपके आगे एग्जांपल देता हूँ। अभी 90 पेज का जजमेंट है, मैं शायद मेटा साहब आपको मैं दूंगा। गैंगरेप का केस था हैबतपुर गांव का। उसके अंदर 3 दोषी 2.25 साल करनाल जेल के अंदर जुडिशियल कस्टडी में रहे। 2.25 साल के बाद ऑन मेरिट केस का फैसला हुआ, जिसके अंदर शिकायतकर्ता के बयान हुए, एट लेंथ स्टेटमेंट्स हुई। मैं उसमें बचाव पक्ष का वकील था। कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, जो आरोपी थे। सवाल ये है, अगर उस केस के अंदर भी जांच एजेंसी प्राइमा फेसाई पहले जांच कर लेती, बाद में आरोपियों को गिरफ्तार करती, तो वो आरोपियों के 2.25 साल जो अंदर रहे हैं वो बच सकते थे। जो उनके बच्चों के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर एक सोशल स्टिग्मा लगा, वो वापस नहीं ला सकते। कभी भी 10-20 साल के बाद जब लोग भूल जाएंगे, वो कहेंगे कि ये वही व्यक्ति है जो रेप केस के अंदर 2.25 साल अंदर रह के गया। तो मेरी आप सबके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हम ये तो कह रहे हैं कि आरोप हैं, लेकिन आरोप सत्य हैं या असत्य हैं, इस मूड क्वेश्चन पे हम नहीं जा रहे हैं। एफआईआर की कॉपी मेटा साहब शायद आपने भी पढ़ी होगी। आप एक दफ़ा मेरे कहने पर घर पर जाकर उस एफआईआर को 2 बारी और पढ़िएगा। अगर जांच अधिकारी होते और ये शिकायत अगर आपके पास आती और आप शिकायतकर्ता महिला को 2 बार बुला के पूछते कि भी ये अगर ये वाकया हुआ है, दीवार के साथ आपको टक्कर लगी, इंजरी लगी हो, आपके परिवारजन ने आपसे ये नहीं पूछा कि क्यों है स्वेलिंग, कहाँ से इंजरी आई, क्यों आप चुप रही, क्या ऐसा लुक्रेटिव जॉब थी, क्या यही एक इंस्टीट्यूशन रह गया था। उस स्कूल के अंदर 300 के करीब टीचर्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारी फीमेल टीचर्स भी हैं, मेल टीचर्स भी हैं। आज तक कहीं पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कहीं पर भी कोई राइटिंग के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है, कहीं कोई ऑरली कंप्लेंट नहीं है, और भी क्लरिकल स्टाफ भी है, कहीं पर भी नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैं दोबारा ये आपको गुजारिश करना चाहता हूँ, कृपया करके अब इस केस को एक जातिवाद का भी विषय बनाया जा रहा है कि कहीं पर भी अगर 5-7-10 व्यक्ति इकट्ठे हो जाएं, निष्पक्ष रूप में एक ज्यूरी का रूप ले लें, दोनों पक्षों को बुला के बात सुन लें। अगर आप भी कहीं पर महसूस करते हैं कि बयानों के अंदर सत्यता है, तो वी विल सरेंडर दैम, लेकिन कहीं पर जांच तो होने दीजिएगा। हो सकता है कि वो निर्दोष हो, जो प्राइमा फेसाई लगता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के यही दरख्वास्त है कि इस केस को कोई राजनीतिकरण ना दिया जाए। अब जातिवाद का मुद्दा कल उठा, बेटियां सबकी समाज की बेटियां हैं, एक जाति विशेष की बेटियां नहीं है। अगर एक विशेष जाति के आरोपी पक्ष के ऊपर आरोप लग जाता, तो क्या जाति जो से उस आरोपी को पुलिस के पास लेकर जाती कि भी इसके खिलाफ आरोप लगा है, झूठा है, सच्चा है, लेट हिम अरेस्ट। ऐसा नहीं होता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त, दोबारा विनती यही है कि मीडिया ट्रायल को कम से कम जांच होने तक जो है थोड़ा सा इसको विराम दिया जाए। वकील साहब, अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, कोई मीटिंग हो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो वो तो देखो मीडिया कवरेज करेंगे। आज आप पहली बार जो है मीडिया से इस तरह से रूबरू हो रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपी दोनों हैं, आरोपी अभी तक मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रखा, तो उनको भी रखना चाहिए था। समझते हैं अगर वो अपनी पक्ष अगर 2 महीने पहले रखते तो शायद उनके मैसेज चला जाता। देखिए, मैं एक आरोपी का वकील हूँ, अजय भाटिया जी का।
उनकी तरफ से स्पष्टीकरण, मैं एक आरोपी का वकील हूँ अजय भाटिया जी का, उनकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण चाहिए केस के मुतल्लक, जी, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पर वो आप फेस क्यों नहीं करते? क्यों करें फेस उसको, क्यों करें, किस लिए? तो मैं जो बोलूंगा तथ्यों के आधार पे सर, बोलूंगा। जो ऑडियो महिला ने जारी की है उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि उसमें जो शिव गुंदर है उनका बार बार बात आ रही है। पहले उन्होंने कहा कि मैं फांसी चढ़ जाऊंगा अगर आरोप सही हो, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग तो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है इस मामले में। मीडिया को कुत्ता बताया उन्होंने, बता मैं इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, नहीं, वो लेकिन witness है। लेकिन आपकी तरफ से witness है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। 6 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई, ये ऑडियोज तब भी उसके बाद एग्जिस्टेंस में आ गई। गौरतलब यह है कि ये ऑडियो जो है आज तक किसी भी जांच अधिकारी को नहीं दी, मीडिया के सामने लेके आ रहे हैं। उन ऑडियोज की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये जांच का विषय है ना, हम और आप तो नहीं इस चीज़ को निर्धारण कर सकते। आपने पूरी बात जो रखी इसमें सच भी बता दीजिए, फिर सच है क्या? ये 15,000 से जो सैलरी बढ़ाई गई, क्या मामला था वो? मामला यही है, वो ब्लैकमेल कर रही थी, वो ब्लैकमेल कर रही और थी। भाटिया जी हो रहे थे। भाटिया जी क्या करते हैं, अपना स्कूल जो है जिसके अंदर 6,000 की स्ट्रेंथ है, जिस दो ब्रांचेस हैं, जो 6,000 की स्ट्रेंथ है, 300 टीचर्स का स्टाफ है, क्या करते हैं अपने ब्लैकमेल किस चीज पे हो रहे हैं? ब्लैक- अगर कुछ किया नहीं था तो ब्लैकमेल किस बात पे हो रहा है? ब्लैकमेल जो है, जो पहले वाले जो पैसे दिए हुए हैं सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज को इंटैक्ट रखने के लिए कर रहे थे। सर पहले तो उन्होंने कोई रेप की शिकायत तो दी नहीं थी कि हाँ जी, पहले कोई उन्होंने महिला ने रेप की शिकायत तो दी नहीं थी, महिला ने ये 6 जुलाई बाद में दी है ना, छः- उससे छः- पहले एक छः- साल क्या चलता रहा? 1 साल से थी नहीं महिला की तरफ से कोई ब्लैकमेल हुए भी नहीं वो, ये तो आफ्टर एफआईआर के कंसिक्वेंसेज हैं। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अप्रैल 2018 का अगर उसकी बात मान के चलते हैं, मार्च 2018 के अंदर पोस्टेड हुई है, उसके 1 महीने का बाद का वाक़या करते हैं, कहाँ 2 साल, कहाँ रहे 2 साल, क्यों चुप रहे, क्यों उसी इंस्टीट्यूशन में काम करते रहे? क्या ऐसा अट्रैक्शन थी? 15,000 रुपये की नौकरी ही तो थी, वो तो 10,000 रुपये की कहीं और मिल जाती। अगर जिसके साथ जघन्य अपराध इतना हो गया, आपको शायद कभी जब जांच हो जाएगी, कभी ऑडियो आपके पास भी आएंगी, जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से महिला वो जवाब दे रही हैं, मैं महसूस करता हूं कि अगर इतना जघन्य अपराध किसी महिला के साथ हुआ होता, उसकी शब्दावली, उसका कहने का भाव इस तरीके से नहीं होता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि बलात्कार तो एक अजीब तरीके का औरत के मस्तिष्क के ऊपर अंकित हो जाता है, एक अजीब तरीके का खौफ पैदा कर देता है। उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर कार्य करना, ये जांच के विषय हैं, ये बताता है कि डाउटफुल है ये केस। सर, आपकी तरफ से भी बार बार बात सामने आई कि हमारे पास भी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे उनकी तरफ से जारी की जा रही हैं। अगर आप भी हमारे पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वी ऑल हैव गिवन टू दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और आप लोगों ने उनसे ये नहीं पूछा कि जो ऑडियो आपको दे रहे हैं, अगर मैं एक एप्लीकेशन लिख के देती हूँ पुलिस अथॉरिटीज़ को कि भी ये मेरे पास ऑडियोज़ हैं, मैं इन प्रेशर्स की वजह से मेरे से एफिडेविट लिए गए, इन दैट इवेंचुअलिटी मैटर कुड हैव बीन डिफरेंट। कहाँ है दरख्वास्त, कहाँ है दरख्वास्त उनकी तरफ से? दे शुड हैव गिवन इट। लीगल लोगों के पास हैं, वो उनके वकील साहब हैं, काफ़ी सारे हैं, एंड दे नो द प्रोसेस कि अगर एक कोई व्यक्ति जांच अधिकारी नहीं ले रहा, उनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उसके बाद आगे भी हायर अथॉरिटीज़ है, कहाँ पर है? अरेस्ट ही होगी ना सर, वो तो अरेस्ट होने के सर बाद अरेस्ट, उन्होंने मीडिया के सामने रखी है। सर मैं आपको बताता हूँ, अरेस्ट इस केस के अंदर 21/8 को वो हुई है। जो ऑडियो हैं, क्या 21/8 के बाद की हैं? जी, पहले की है। पहले की है ना, फिर पहले क्यों नहीं दी गई? एफआईआर तो पहले 6 जुलाई की दर्ज हुई है रेप केस की, क्यों चुप रहेंगे? क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी FIR होने के बाद एफआईआर दर्ज, के बेटे हैं वो शामिल हुए इनके परिवार में, विश्वास में लेगा, फिर फंसाया गया मैं उनको। मिटा साहब, मेरी बात सुनिएगा। जब 6 जुलाई का एफआईआर दर्ज हो गई, समाज वही है, महिला उस समाज के पास तो नहीं गई। 21/8 को एक्सटॉर्शन के केस के बाद जब रंगे हाथों पकड़े जाए गए, तभी समाज के पास क्यों गए? जब 6 जुलाई को पर्चा दर्ज हो गया, उसने डिस्क्लोज कर दिया अपना सब कुछ, मान लीजिएगा उसने अपना सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया, कहाँ थे वो 6 जुलाई के बाद? किस समाज के पास गई वो? आज जो समाज उनके साथ खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी भी बेटी हैं, समाज की सब वर्गों की बेटी हैं, एक वर्ग के साथ मत जोड़ के देखिएगा। अगर किसी के साथ भी अगर कोई गलत कार्य हुआ है और गलत कार्य प्राइमा फेशी प्रूव करता है कि भी ये शिकायतकर्ता के बयान जो हैं प्रथम दृष्टि के अंदर सत्य महसूस होते हैं, इमीडिएटली अरेस्ट होती हैं, बहुत केसेस में अरेस्ट होती हैं। लेकिन जहाँ पर
मैं तो ये भी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके खिलाफ भी हमारे खिलाफ भी निरंतर जो हम समाज सेवा का काम करते हैं, हमारे अगेंस्ट भी क्लाइंट्स उनसे झूठी सच्ची दरख्वास्तें दे जाते हैं, तो क्या उन दरख्वास्तों के अंदर अगर ये होने लग गया, सिचुएशन विल बी क्योटिक। मिर्जा साहब, आप भी निष्पक्ष रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति एक दुर्भावना रखते हुए आपके खिलाफ दरख्वास्त दे देता है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको इमीडिएटली अरेस्ट करके ले जाए? क्या आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये नहीं कहेंगे कि जनाब मेरे पे ये जो दोषारोपण हो रहा है झूठा है, बेबुनियाद है, लेट द मैटर बी इन्वेस्टिगेटेड, मैं यहीं पर ही हूँ, अगर आप पे फिर भी कहीं पर सत्य मिलता है मुझे गिरफ्तार कीजिएगा। ये अगर इस चीज़ों को हमने हवा देनी शुरू कर दी, ये हमारे लिए भी हानिकारक है और आपके लिए भी। एक बात सामने आ रही है सर कि जब से ये रिकॉर्डिंग रिलीज की जा रही है तब से दोनों पक्षों में फिर से समझौते की बातचीत चल रही है, सच है ये? सर मेरे ज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर दोनों पक्ष आप कह रहे हैं, दोनों पक्ष का मतलब ये आपने लेडी से पूछना चाहिए, ये लेडी से पूछना चाहिए। मैं तो यही बात कहता हूँ, अगर वाकई के अंदर सत्यता है, नंबर ऑफ एफिडेविट्स 8 जून को जो जहर खाया, जो प्रिटेंड किया उसने, उसके मतलब राइटिंग में माफ़ीनामा दिया गया उसके हस्बैंड की तरफ से, उस लेडी की तरफ से। व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट वाज द प्रेशर? क्या प्रेशर था? कुछ भी प्रेशर नहीं था। 8 जून से पहले वाक़या हो चुका है, इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च हो जाती, जो रेप केस की जो 6 जुलाई को दी गई है। ये 5 जुलाई का पर्चा दर्ज होने के बाद ही 6 जुलाई क्यों चुना गया? और शिकायतकर्ता अपनी बात को शुद्ध हिंदी के अंदर अपने हाथों से लिख कर दे देती। 11 पेज की वेल ड्राफ्टिंग। मैं यही उपल साहब आपको कहता हूँ कि एक महिला को जो उसके साथ जघन्य अपराध हुआ उसकी तारीख याद नहीं है। 2 साल पहले जघन्य अपराध करने वाले आरोपी जिसको वो कहती हैं, वो 4 लाइनें हिंदी में बोल रहा है, वो एज इट इज उस कंप्लेंट के अंदर एंग्रेव्ड हैं। क्या दर्शाता है ये? आपको तारीख याद नहीं है, वो जो लफ्ज़ गेम है वो याद है। फिर 6 महीने के बाद मैं उसी स्थान पर जा रही हूँ जहाँ पर मेरे साथ जघन्य अपराध हुआ। क्या वजह है? क्यों? किस लिए? ये जांच के विषय हैं। ये बातें प्राइमा फेशी बताती हैं कि दरख्वास्त के अंदर हो सकता है असत्य हो। अगर मान लीजिएगा दरख्वास्त झूठी निकलती है, बाद में तफ्तीश करवाई जाए और मुझे अरेस्ट करके अंदर भेज दिया जाए, मैं 4-6 महीने अंदर रह जाता हूँ। 6 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कहती है कि ये इसके आरोप जो से हैं झूठे पाए गए हैं। मेरे उस 6 महीने को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों के साथ जो सोशल स्टिग्मा जुड़ गया, मेरे जो रिलेशन के अंदर जुड़ गया, क्या आप उसको वापस ला सकते हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भी हैं। बहुत सारे। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, मेरे पास मिर्जा साहब आपको मैं एक 90 पेज का जजमेंट है, मैंने आपका स्टाफ को बोला हुआ है, मैं आपको दे के जाऊँगा कॉपी। सर कुछ पैसे दे दिए गए थे, क्यों दिए गए थे वो? मैंने उसका जवाब दे दिया है कि बहुत मामूली सी रकम थी, और अगर आपका इंस्टीट्यूशन जहाँ पर 6000 बच्चों का भविष्य साथ जुड़ा हुआ है, 300 टीचर्स का भविष्य साथ जुड़ा हुआ है, अगर उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहा है, अगर उस स्टिग्मा से बचने के लिए हम लोग भी करते हैं, हम और आप भी करते हैं, जान छुड़ाएं यार। गलत है, ठीक है, इसका भाग्य इसके साथ, इसका भाग्य इसके साथ। आपके मुताबिक बदनामी से डरने के लिए पैसे दिए जाते हैं अक्सर? सर अगर एक झूठा, देखिए मैं एक करके जवाब देता हूँ। एक दोषारोपण है और वो झूठा है, आप जानते हैं, या तो आप इतने दिलेर हों कि आप उसके कंसीक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हों, आप अंदर जाने के लिए पहले तैयार हों। क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा अगर आपके खिलाफ कोई झूठा दोषारोपण करता है? आप एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना चाहेंगे कि क्या आप जो है अपने सोशल स्टेटस को बचाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के स्टेटस को बचाने के लिए उस महिला को 9 जून को उसको डिसमिस कर दिया गया? शॉर्टकट लिया गया ये? सर नहीं सर, शॉर्टकट नहीं, वो दैट हैव बीन मेंशन्ड। जो एफआईआर नंबर पहले 238 नंबर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके अंदर द होल फैक्ट्स हैव बीन मेंशन्ड। मेरा आप मीडिया के लोगों को कहना यही है कि आप लोगों को एफआईआर के अंदर तथ्य क्या हैं वो शायद गहराई से नहीं पता है। मेरा आपको बुलाने का मकसद यही था कि एक तरफा सोच के आरोप हैं, आरोप अगर सत्य हैं तो कोई भी नहीं बचना चाहिए, और अगर असत्य हैं कोई निर्दोष जो व्यक्ति जो है काबू नहीं आना चाहिए। सर ये बात सच है कि महिला ने 10 साल की सैलरी के पैसे तहसीलदार से और 10 साल की सैलरी के पैसे अजय भाटिया जी से, माफ कीजिएगा, मांगे थे, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए टोटल जो मांग थी वो थी? ये सच है या नहीं? ये ऑडियो जो है मैंने भी सुनी है जी, सच है ये?
ये ऑडियो मैंने भी सुनी है, जिसके अंदर महिला जो है 10 लाख रुपया 10 साल की नौकरी और इस तरीके की जो उनसे मांग करती हुई। और एक मैं मिड्डा साहब आपको मैं कभी, आप मेरे पड़ोसी भी हैं, और कभी मीडिया से अलग होकर मुझे बड़ा भाई समझ के आपको मैं वो ऑडियो सुनाऊंगा, लेकिन मैं ऑडियो आपको इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैं भी मीडिया ट्रायल नहीं बनाना चाहता। वो ऑडियो जांच का विषय है, जांच अधिकारियों के पास है। उस ऑडियो को सुनने के बाद आप जो भी इस केस के बारे में बोलेंगे एकतरफा नहीं बोलेंगे। सर वो ऑडियो शिवगोंदर के साथ महिला की सर, बातचीत नहीं, की है, नहीं, वही नहीं, शिवगोंदर नहीं, अजय नहीं, भाटिया जी के बारे में और नहीं, दूसरे लोगों के नहीं, बारे में, पुलिस के बारे में नहीं, वही बता रहा है। नहीं, उसको मीडिया को भी गलत तरीके से गालियां दी। ट्रैप हुई है कहीं ना कहीं महिला। नहीं सर, ट्रैप जो है, अब आप इसको ट्रैप क्यों कहते हैं? जो विधिवत तरीके से कार्य किया गया है। जब ब्लैकमेल हुई, मुझे आत्मबोध हुआ कि पहले भी पैसे ले जा चुकी, देर मस्ट बी एन एंड, कहीं ना कहीं तो अंत होगा। और अगर आज मैं इसको फिर मैं झुक के पैसे दे देता हूँ, कल को फिर और डिमांड करेगी। मैंने प्रॉपर विधिवत तरीके से एडीसी साहब को एप्लीकेशन मूव की, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एप्लीकेशन मूव की गई, वहाँ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब अपॉइंट हुए, बाकायदा नोटों के ऊपर सिग्नेचर हुए और पकड़े गए। और पकड़े गए वो क्यों पैसे लिए जा रहे थे? अगर कहीं पर आरोप में सत्य है तो क्यों पैसे लिए गए? उनको पता था कि हमने जो तीर छोड़ा है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई है, और हर इवेंचुअलिटी के अंदर ये जिनके खिलाफ आरोप हैं दे विल बो डाउन बिफोर अस। मेरे खिलाफ भी अगर, आप सबके खिलाफ भी अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या कीजिएगा? होती है। ये भी तो हो सकता है कि डील हुई और रेप के लिए और बाद सक्सेस नहीं हो रही, इल्जाम लगा दिया हो। अब इसमें ये तो जांच अधिकारी बताएंगे कि क्या है। सब सर, आप करनाल पुलिस की जो जांच हो रही थी उससे संतुष्ट थे? मैं तो संतुष्ट था। और बड़ी बात सुनिए, जब तक करनाल पुलिस जांच कर रही थी तब तक शिकायतकर्ता और उनके साथीगण जो हैं वो ये कह रहे थे कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। जब ये जांच ट्रांसफर हो गई कैथल के अंदर, नेक्स्ट डे स्टेटमेंट आ गई, वी वर सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन डन बाय द करनाल। क्या प्रेशर डालना चाहते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि जांच एजेंसी के ऊपर जब हम प्रेशर डालते हैं, हमारे को दिल को पता है कि मेरी दरख्वास्त झूठी है और जांच के अंदर भी ये निकल के आएगी कि झूठ है, तो मैं उसके लिए क्या रास्ता अख्तियार कर सकता हूँ? जांच एजेंसी, मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो पहले ही कह रही थी कि जांच एजेंसी इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि मैं अपने इनर कोर से मुझे पता है कि जांच के अंदर मेरी बात जो झूठी है झूठ निकल कर आएगी। मैंने पहले ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। अब कैथल के पास चली गई, कैथल पुलिस वालों के पास चली गई है। अगर वहाँ पर भी नहीं विश्वास, दे शुड मूव दी एप्लीकेशन, आईजी साहब को दे दें, पानीपत के अंदर कर दें। और अगर इन 3 जिलों के अलावा भी और किसी जिले से करवाना चाहते हैं, डीजीपी साहब इज देयर, दे कैन गिव द कुछ एप्लीकेशन। मामलों में एक्यूज जो होते हैं वो भी सीबीआई जांच के लिए या हाई जो एसआईटीज होती हैं उसके लिए चले जाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ प्लान है आपकी तरफ से? सर, सीबीआई की जांच जो है, जैसा लोग कह रहे हैं। सुनिए, सीबीआई की जांच स्टेट की तरफ से रेफरेंस चलते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। आप और मैं सीबीआई जांच के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन सीबीआई जांच को एज ए लीगल राइट क्लेम नहीं कर सकते जी। और मैं नहीं महसूस करता कि भी सीबीआई जांच भी अगर होती है और तथ्य तो वही के वही रहेंगे। ये अभी ये रिया वाला केस चला था, उसके अंदर पहले जांच हुई है, फिर बाद में गिरफ्तारी हुई है कि क्या सीबीआई के पास जांच जाने के बाद सीबीआई ने एकदम रिया को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर सीबीआई ने तो अभी भी नहीं पकड़ा। सुन, पहले जांच ही होगी ना। 90% केसेस के अंदर यही होता है। अगर प्राइमा फेशियाई अगर एविडेंस डाइसी हैं, डाउटफुल हैं, पहले जांच ही होगी। उप्पल साहब, मिड्डा साहब, आप ही बताइएगा, अगर कहीं पर कोई झूठा दोषारोपण है उसके अंदर गिरफ्तारी पहले होनी चाहिए कि जांच पहले होनी चाहिए? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपके सभी सवालों का जवाब मेरे एक सवाल के अंदर। लोगों का सवाल भी ये होता है, हमारा भी सवाल भी होता है, अगर ये मामला आम आदमी के खिलाफ दर्ज होता है, अगर 10 मामले दर्ज होते हैं तो आम आदमी रेप के मामले में अरेस्ट कर दिया जाता है। मैं उसके बारे में भी स्पष्टीकरण देता हूँ। एसपी साहब ने आपको सारा खुलासा दिया। आप आरटीआई लगाइए, 59 केसेस की एफआईआर लीजिएगा और जिन केसेस के अंदर चलान हुआ
उनके अंदर चलान क्यों हुआ, और जिनके अंदर कैंसिलेशन रिपोर्ट गई क्यों कैंसिलेशन रिपोर्ट गई, वो आप आरटी 11 मामले हनी ट्रैप के भी थे उसमें। लीजिएगा, फिर पब्लिक को बताइएगा। पब्लिक का ओपिनियन तो हम और आप ही बना रहे हैं। पब्लिक को फैक्ट्स क्या है, दरख्वास्त के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये आप और मैं नहीं बता रहे हैं। पब्लिक को तो यही मैसेज आ रहा है कि आरोप है, आरोप वाकई जघन्य है, सीरियस आरोप है। महिला ने अब जो आरोप लगातार लगा रही है वो विधायक के बेटे पर लगा रही सर, है, मैं वो उसको- आखिरकार सर, कहां से एंटर होते हैं ये आप बताएं। सर बेटा वो कहां से एंटर साहब, मैं अजय भाटिया जी का वकील अजय हूं। भाटिया जी ने उनको एंटर करवाया, ये नहीं नहीं करवाया। नहीं वो बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल आगे, सर? बिल्कुल वो उनके नहीं, कैसे बिल्कुल आगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, जब मुझे ज्ञान है, हालांकि मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता इस मामले जी। में। मुझे जो केस के फैक्ट्स हैं, मैं उसके मुतल्लक आपको कोई जवाबदेही अगर चाहिए कि क्या इस केस के अंदर फैक्ट्स हैं, और आप लोगों का जवाब ये है कि जांच अधिकारी ने इमीडिएट अरेस्ट क्यों नहीं किया। डाउटफुल केस है, हो सकता है कि हम निर्दोष व्यक्ति जो है निर्दोष ही रहे। सर कोई तो ऐसा तथ्य होगा जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है जिसको देख सर मैं बताता हूँ, 154 सीआरपीसी के अंदर कोई भी महिला अगर थाने के अंदर दरख्वास्त देती है तो प्रावधान है कि फर्स्ट एफआईआर विल बी लॉन्च्ड, देन मैटर विल बी इन्वेस्टिगेट। यही हुआ है। महिला ने 6 जुलाई को या 5 जुलाई को दरख्वास्त दी है, इमीडिएट एफआईआर दर्ज हुई है, इमीडिएट एफआईआर तो दर्ज पैसे हुई रिकवर नहीं हुए महिला से, जमानत है। भी सर जल्दी सर मिल सर गई। मैं एक ऑडियो जो है 4.5 मिनट की 5 मिनट की है, वो जांच अधिकारी के पास है। कभी जब सारा का सारा केस जब ओपन होगा, थोड़ा सा कंटेंट उसका अगर- मैं कंटेंट्स बताता हूँ, जिसके अंदर शी इज़ एडमिटिंग दिस फैक्ट कि मनी वाज गिवन, और कहाँ गई पैसे, वो उसके अंदर वो शी इज़ मेकिंग एक्सक्यूजेज कि भी आपको पता है कि मेरा पर्सनल लोन है 37-38 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट्स हैं, और फिर जिनके साथ बातचीत हो रही है वो ये कह रहे हैं कि वो क्यों जिम्मेवार हैं, आप वो क्यों आपकी सर, लोन हमने की। महिला से ही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा वो आवाज़ मेरी नहीं है। सर मैं बताता हूँ, उसके लिए वॉइस सैंपल चले गए हैं। जी। वॉइस सैंपल वो क्या कहेंगे, कि आवाज़ मेरी है, एडमिशन होगी, फिर तो कहीं पर क्या रह गया। जब तक बचा जा सकता है बचेंगे, लेकिन आवाज़ उनकी है या नहीं है यहाँ पर मैं तो नहीं कह सकते ना। ये वॉइस सैंपल ले लिए गए हैं, वॉइस सैंपल भेज दिए गए हैं, आवाज़ अगर नहीं होगी तो जिन्होंने ये साक्ष्य दिया को उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। दीपक जी, क्या- जरूरी सवाल है बहुत। हाँ जी। क्या 2 साल के बाद भी पता चल सकता है कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं, या इस तथ्य पर सर है? मेडिकली ऐसा नहीं पता चल सकता, ठीक है ना। जो क्रेडिबिलिटी एविडेंस होती है, मैं यही कह रहा हूँ, अगर उस महिला के साथ अप्रैल 2018 के अंदर ये वाक़या हुआ जी जी जी। और असल में अगर वाक़या हुआ होता तो वो मेडिकल करवाती, इमीडिएटली एप्लीकेशन मूव करती, उस इवेंचुअलिटी के अंदर इमीडिएट अरेस्ट जोन से बनती थी। जहाँ पर अगर मेरे पास भी सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके पास भी हैं, और अगर हम यही बात फैलती रही तो लोग अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर महिलाओं को नौकरियां देने बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है आपको? पक्की बात है। क्यों नहीं 200 टीचर्स महिलाएं हैं वहाँ पर, ठीक है ना। मेरे मन के अंदर डर बैठ जाएगा। मैंने तो बच्चों को पढ़ाना है, सक्षम टीचर से पढ़ाना है। मेल टीचर्स भी बहुत हैं, कहीं पर कानून में नहीं लिखा हुआ कि फीमेल टीचर्स को भी नौकरी आपने देनी है, इस रेशो के अंदर मेल टीचर्स को भी देनी है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। बट आई विल डू। करनाल की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? करनाल की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि एक तरफा जो है अपनी स्पेकुलेशन के आधार पर जो है ओपिनियन ना बनाएं। जांच एजेंसी के पास जांच हो रही है, निष्पक्षता से जांच हो रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे जी। वो खुलकर सामने आएंगे और फैक्ट्स के साथ आएंगे, सबूतों के साथ आएंगे। एक तरफा जो है ओपिनियन मत बनाएं। मतलब कि आप इसका जातिकरण और राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं होना चाहिए सर। समाज के अंदर हर एक वर्ग की बेटी, किसी भी वर्ग की बेटी के साथ अगर जाति होती है और पुरुष के साथ भी अगर होती है, सिमिलर राइट्स हैं। मेरा कानूनी अधिकार निष्पक्ष जांच का है, उनका कानूनी अधिकार ये था कि पर्चा दर्ज हो गया, क्या कीजिएगा। मेरे को तो शायद यहाँ पर जितने भी इस चैम्बर के अंदर खड़े हुए हैं 8-10 तो हमें से बीच में से होंगे जो ज़िंदगी में हमने कभी ना कभी ये फेस किया होगा कि हमारे खिलाफ भी झूठी दरख्वास्तें आई होंगी और हमने जांच अधिकारियों को कहा होगा काइंडली इन्वेस्टिगेट द मैटर। मुझे सुन लीजिएगा, मेरे सुनने के बाद अगर कहीं पर भी आपको ये लगे कि मैं गलत हूँ, लेट मी रेस्ट। लेकिन मेरी इतनी ताकीद तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरा कानूनी अधिकार है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी नागरिकों का अधिकार है। ये इसी अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। काइंडली आपके मार्फत जो है आप भी जो है एक समाज के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं।
और सारी समाज की खबर उनसे गालियाँ भी आपके बढ़ रही हैं सर 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 वो वो भी आपके जो विटनेस हैं। नहीं सर, मेरे विटनेस Prime नहीं है। witness है देखिए सर। देखिए देखिए मैम, सुनिए, जो भी कोई मुकदमा बनता है वो स्टेट वर्सेस होता है। ऑल कंप्लेनेंट इज इवन आल्सो विटनेस ऑफ द स्टेट। आवाज़ लगती है स्टेट वर्सेस, आवाज़ लगती है, वो विटनेसेस टू द स्टेट है। और अगर कहीं पर बाद में मुकदमा जब खुलेगा, क्रॉस सबमिशन का मौका मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं सब कुछ आएगी, बात आएगी, और कहीं को गलत होगा तो कोर्ट का वर्डिक्ट जो है उनकी फेवर में आएगा। कैथल पुलिस ने अभी तक संपर्क किया है आरोपियों से, दोनों से किसी से? मेरे ज्ञान में ये बात नहीं है कि वहाँ पर अभी तक फाइलें पहुँची है कि नहीं पहुँची। ये इंटर से मैटर है, डिपार्टमेंटल मैटर है, और अगर वो जांच अधिकारी महसूस करेंगे कि आरोपियों को बुलाना चाहिए तो बुलाएंगे। जो ब्राह्मण धर्मशाला में कल मीटिंग हुई है, शुक्रवार तक उन्होंने समय दिया आरोपियों की गिरफ्तारी का, नहीं तो प्रोटेस्ट किया जाएगा। मैं उसी के अंदर मैं उसी विषय पे बात नहीं करना चाहता था। कल आप एक इंटरव्यू ले रहे थे, एक व्यक्ति के खिलाफ भी जो उनके खिलाफ भी एक दोषारोपण का केस चल रहा है, किनके खिलाफ? जो मिड्डा सर, हुई है सर उसकी। हाँ ठीक है ना, जो त्रावड़ी वाला जो हुआ, तो क्या समाज ने उस व्यक्ति को पुलिस के पास जाकर सरेंडर करवा दिया कि पहले गिरफ्तार करो, जांच बाद में करना? ऐसा तो नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं किया ना। मैं यही अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हमारा करनाल शहर जो है बड़ा शांति प्रिय शहर है। यहाँ पर कोई भी आज तक लेके जातिवाद को लेके ऐसा कुछ दंगा फसाद नहीं हुआ है, और ना ही कोई इशू रेज हुआ है, ना ही कभी कोई इशू रेज हुआ है। सभी जातियाँ जो उनसे एक दूसरे के साथ, मेरे बहुत सारे पंजाबी मित्र हैं, ब्राह्मण मित्र हैं, और भी सभी जातियों से हैं, सभी हम प्रेम भाव से रह रहे हैं। किसी व्यक्ति किसी विशेष जाति से संबंध रखता है, इसलिए जो विरोध हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। उनसे कुछ अपील? मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनमें भी जो मोजिज़ आदमी हैं, अगर वो कहीं ना कहीं अगर ज्यूरी का रूप ले लेते हैं, उनके पास भी मैटर मैं रख सकता हूँ कि भी ये सत्यता है। अब कल को हो सकता है जांच के अंदर आरोप निराधार पाए जाते हैं, और उस महिला के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है 182 के तहत। तब हम कहाँ जाएंगे? तब समाज कहाँ जाएगा? सर, मामला 6 जुलाई का है। 6 जुलाई से लेकर 21/8 को ट्रैप होने के बाद, एक्सटॉर्शन के केस के बाद कहीं पर समाज गया कि वो पहले भी तो थे, हम पहले भी तो थे। इसको नहीं, जातिवाद के आधार पर नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से जो दीपक वढेरा हैं, जो अजय भाटिया हैं, हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनकी तरफ से मीडिया को उन्होंने ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास ठोस तथ्य हैं, ठोस प्रूफ हैं, जो ये साबित करते हैं कि जो एक्यूज्ड हैं इस मामले में उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, मामला कुछ और है। हालांकि ये अपील भी उन्होंने की कि मीडिया ट्रायल इस मामले का ना बनाया जाए। जिस तरह से लगातार मीडिया में कवरेज हो रही है इस मामले की, कहीं ना कहीं छवि धूमिल ज़रूर हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ज़रूर पता लग पाएगा कि दोनों में से कौन सा पक्ष ठीक है। और फिलहाल आपने पूरा मामला जान लिया, सुन लिया, समझ लिया। जो दीपक वढेरा ने बोला वो भी आपने जान लिया। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आरोपी पक्ष जो कि अजय भाटिया हैं, उनकी तरफ से दीपक वढेरा ने अपनी बात रखी, और वो बात मीडिया के सवालों का भी खुलकर जवाब दिया। आप इसमें कितना संतुष्ट हैं, ये आप ज़रूर इस मामले को सुनकर समझ सकते हैं। और इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IPN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।